नमस्कार, मैं विश्वनाथ सिंह राघव, एपीएम ऑनलाइन क्लासेस से। आइए हम लोग समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र बीए थर्ड और पेपर भी थर्ड, 3 पेपर होते हैं। तीसरा पेपर में पहली चर्चा हम करते हैं जिसका नाम है भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक। ये तीसरे पेपर का आपके नाम है भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पथ प्रदर्शक हुए, क्या क्या किया इन्होंने। तो पहला नाम आता है राधा कमल मुखर्जी का, जो तीसरे पथ प्रदर्शक हैं। इनने समाज के बारे में और सोशोलॉजी के बारे में क्या कहा है, क्या बताया है, ये हम जानेंगे। पथ प्रदर्शक का आप समझेंगे कि रास्ता दिखाने वाला। जैसे आप पथ मीन्स रास्ता, प्रदर्शक जानकार, जिस रास्ते पे जो लोग जाते हैं उसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक को इसलिए कहा गया कि समाजशास्त्र के बारे में जिन्होंने हमें बताया, जानकारी दी, वो पथ प्रदर्शक। जैसे बोगार्डस के अनुसार केवल पूर्व और पश्चिम दोनों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, अपितु सार्वभौमिक तथा अंतःक्रिया सार्वभौमिक सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में पूर्वीय पाश्चात्य सामाजिक विचारधारा के एक समन्वय का परिणाम है समाजशास्त्र। तो राधा कमल मुखर्जी जिन्हें समाजशास्त्र के पहले पथ प्रदर्शक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, एक समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 7 दिसंबर सन 1889 में पश्चिम बंगाल के बरहमपुर जिले में हुआ था। आपके पिता गोपाल चंद मुखर्जी पेशे से एक वकील थे। मुखर्जी का पालन पोषण बौद्धिक और एवं आर्थिक रूप से धनी परिवार में हुआ था। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि राधा, देखिए क्या कि जब हम जिस प्रवेश में रहते हैं उस प्रवेश का हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अंतर पड़ता है। तो राधा कमल मुखर्जी जो थे उनके पिता एक वकील थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो पालन पोषण था तो बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक ठीक था। कलकत्ता की उनको जो, लेकिन अब समाजशास्त्र आदमी के अंदर से पैदा कैसे होता है, आदमी सीखेगा कैसे, जानेगा कैसे। देखिए जितने भी लोग जो पैदा हुए हैं समाज में, ये समाज में जिनने कुछ किया है, तो जब उनकी अंतर्वेदना ने पुकारा है तब वो चीज को बता पाते हैं, दिखा पाते हैं, समझ पाते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी जहां कलकत्ता में रहते थे, उनने क्या देखा, क्या समझा, उससे उनके अंदर में एक पीड़ा पैदा हुई जो समाज करने के लिए। देखिए समाजशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो समाज के बारे में ही जानेंगे, समाज के लोगों के बारे में कि समाज में क्या किया। तो कहते हैं कलकत्ता की गंदी बस्तियों में दुख, दारिद्र, गंदगी और अधःपतन के साथ मेरा जो आमने सामने का परिचय हुआ, उससे मेरी भविष्य रुचि को अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र की ओर आकर्षित किया। द इंडियन वर्किंग क्लास में लिखा है इन्होंने, राधा कमल मुखर्जी ने, कि मेरा समाजशास्त्र में क्यों अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा कलकत्ता की गंदी बस्तियों में दुख, दारिद्र और अधःपतन, मेरा जो आमने सामने का परिचय हुआ, वही मेरी भविष्य में रुचि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ने की हुई। इन असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का, उन्होंने जो क्लास में लिखा है द इंडियन वर्किंग क्लास में, एक लाइन और लिखी है उन्होंने कि इन असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निसंदेह ही निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है, नारित्व का अपमान होता है और शिष्टता का आरंभ से ही जहर पिलाया जाता है, ये उन्होंने कहा था। देखिए इसमें क्या है कि मनुष्यता का गला घोटा जाता है, इंसानियत नहीं रहती किसी के अंदर समाज में। ये उनने जो अनुभव किया, लोग एक दूसरे चोर चक्के होते हैं, एक दूसरा अपराध करते हैं, एक दूसरे का दुख नहीं समझते हैं, दूसरा नारित्व का अपमान होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि उनने जो देखा, जो अनुभव किया कि महिलाओं की समाज में स्थिति क्या थी। आप जिस जगह रह रहे हैं उस वर्तमान परिवेश पर आप देखिएगा, आप अनुभव करिए कि महिलाओं की स्थिति तब क्या थी। आपके देखते होते बहुत परिवर्तन आया होगा। जैसे पहले घर से महिलाएं बाहर निकलना मुश्किल था, महिलाओं को एक काम की मशीन या वस्तु समझा गया, महिला का सिर्फ काम के लिए और शारीरिक सुख भोगने का साधन बनाया गया, उसको बंधनों से जकड़ा गया, क्या उसकी जिंदगी नहीं होती। तो ये उनने देखा कि महिला का अपमान जो होता रहा समाज में, वो बहुत दर्दनाक। सुबह से सुबह तक काम करना, ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक था। पूरे घर की व्यवस्था देखना,
एक नौकरानी से कम ना कम, उससे भी बेहतर गंदी जिंदगी महिला, उसके साथ भी अत्याचार। तो महिला को एक सुख भोगने का साधन के अलावा कुछ नहीं समझा समाज ने, वो उनके अंदर से क्रंदन जागा। दूसरा, बचपन को बच्चों को जहर पिलाया समाज में। उसका तात्पर्य यह है जहर पिलाने से कि देखिए जिस समाज में हम लोग रहेंगे वहां का परिवेश कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। और जब हमारा समाज गंदा होगा, लोगों के विचार गंदे होंगे, तो वहां पर रहने वाले बच्चे भी उस गंदी विचारधाराओं पलेंगे, तो समाज निश्चित रूप से गंदा होगा। सपोज दैट एक ऐसे परिवार में जो लोग मान लीजिए बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अब बच्चा वो देख रहा है, बच्चा जिज्ञासु होता है, क्रियाशील होता है और उसमें नकल करने की आदत होती है। तो वो जब बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए देखता है, तो अकेले में वो भी सोचता है कि मैं पीऊं, जानना, तो वो उसके जीवन में ऑटोमेटिक ये आया। तो और ऐसे भी चीजें उस समाज में राधा कमल मुखर्जी ने देखा जो समाज में होती थी, जो बच्चों को निसंदेह कुकृत्य से जोड़ती थी, पैदा कराती थी। इसलिए दूसरा, मैं आपको बताऊं कि प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना इन्होंने की थी, जो रात्रिकालीन स्कूल है। 1906 में इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना की थी। प्रौढ़ शिक्षा को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य यह था कि ये ऐसे रात्र में चलने वाले विद्यालय, आप लोगों ने पहले देखे होंगे, सुने होंगे, जो घर में गांव में रात्र में विद्यालय चलते थे। ये बुजुर्ग टाइप के लोग होते थे जो ज्यादा उम्र में हो जाते थे, बरेदी भी हो सकते थे, चचरवाहे जिन्हें कहते हैं, तो उनके लिए रात्र में पढ़ाया जाता था। टीचर स्कूल में पढ़ाते थे, लोग लालटेन लेकर के जाते थे। तो इनने प्रौढ़ शिक्षा की स्थापना की। अच्छा, निजी जिंदगी में जो राधा कमल मुखर्जी की हुई, तो वो प्रेसिडेंट्स कॉलेज में राधा कमल मुखर्जी की शिक्षा हुई थी। 1916 में इन्होंने अपनी प्रथम कृति द फाउंडेशन इन द इंडियन इकोनॉमिक्स को प्रकाशित करवाया था। इसमें पूर्व सन 1915 में बंगाल के सहकारिता आंदोलन पर आपके सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध कार्य के लिए प्रख्यात प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सन 1916 में मुखर्जी की नियुक्ति लाहौर तत्कालीन पंजाब के सनातन धर्म कॉलेज में हुई, प्राचार्य पद पर हुई, जहां पर आपने शिक्षण कार्य किया, जहां केवल 1 वर्ष ही रहे, ज्यादा समय पर वहां पर नहीं रुके थे, 1 वर्ष रहे और कोलकाता विश्वविद्यालय में आए और वहां अगले 5 वर्ष 1917 से 1921 तक इसी बीच सन 1920 में कोलकाता के विश्वविद्यालय में से ही मुखर्जी को भारतीय ग्रामीण समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन बेसिक शोध निबंध डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। ये राधा कमल मुखर्जी का जो जीवन में उपलब्धता उन्होंने हासिल की, उसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि इनके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है, तब उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि सर सन 1945 से 1947 की उपाधि ग्वालियर के सिंधिया परिवार की आर्थिक सलाहकार के रूप में आपने कार्य किया। सन 1955 से 58 के बीच अवधि में आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे और अवकाश ग्रहण करने के बाद उसी विद्यालय में जेके इंस्टीट्यूट सोशियोलॉजी में के निदेशक डायरेक्टर बन गए। उसी पद पर अगस्त 1968 में आपने निधन तक कार्य करते रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी पत्रकारों में अनेक अपने जीवन काल में शोध पुस्तकों की रचना की, जो समाज के लिए राधा कमल मुखर्जी को अंदर से आंदोलित किया, केंद्रित किया, उसके लिए वो जीवन में लिखते रहे। लास्ट तक आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रादेशिक समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति साधना, मानव जीवन, कला, धर्म, आचार आदि तमाम चीजों पर राधा कमल मुखर्जी ने फोकस किया और लिखते रहे। आपने मूल मानवता संदर्भ विषयों पर मुखर्जी का बौद्धिक पकड़ कितनी सुदृढ़ थी, यह उनकी कृतियों पर देखा जा सकता, कृतियों से स्पष्ट हो जा सकता है। और अंत में आप अध्यात्म की ओर चले गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सामाजिक व्यक्ति कोई भी जिसे समाज की पीड़ा है, जो समाज का दुख जानता है, वो लेखक साहित्यकार कोई भी, देखिए जो लेखक, जैसे आपने कविताएं देखी होंगी, कभी कहानियां देखी होंगी, आप देखते हैं बड़े बड़े इतिहासकारों को, तो ये वो लेख लिख पाते हैं जिनके अंदर संवेदना जन्म लेती है। जो लोग दुख दारिद्र समझते हैं वो लोग लिख पाते हैं। साहित्य लिखना साधारण सबकी बात की बस की बात नहीं है।
जो जिस चीज की पराकाष्ठा से होकर गुजरा है वो उस बारे में लिख पाता है, उस बारे में बोल पाता है। राधा कमल मुखर्जी भी जीवन के एक एक पहलू पर लोगों के दुख दरिद्र को समझे, संवेदनाएं लिखी, संवेदनाएं देखा और संवेदनाओं को लिखा। जब इस समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया तो समाज से निर्विवाद रूप से एक मोह भंग हुआ है इनका, या कह लीजिए समाज से विरक्ति आई और इनने जीवन के अस्तित्व को जाना और सबसे बड़े ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया और अध्यात्म की ओर बढ़ गए। गीता है जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की शिक्षा देती है, अध्यात्म की शिक्षा देती है, मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाती है। उसकी तरफ राधा कमल मुखर्जी गीता का अध्ययन करते रहे और उनका एक उसमें बहुत बड़ा एक द सॉन्ग ऑफ द सेल प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन नहीं, बाद में प्रकाशित हुआ, पुस्तक में प्रकाशित की गई और उनकी ये मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। तो राधा कमल मुखर्जी का जो जीवन रहा वो इस तरह से रहा। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो इससे आगे जो राधा कमल मुखर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनका निजी समाज पर क्या अनुभव रहा, आगे हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।